हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल अंदर एजुकेशन में आपका सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा न्यू ईयर 2024 चढ़ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्टिंग में जब ईयर के स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पोस्ट निकलती है। अब उसी के रिगार्डिंग जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ, जो कि हमारे थ्योरी लेक्चर्स रहते हैं। तो ये हमारी प्रेपरेशन, इसमें एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मस्ट रहता है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये जो एसएसटी की प्रेपरेशन चल रही है, ये मेन मोटिव इस टाइम पे चल रहा है इसका सीटेट के लिए एंड पंजाब टेट और मास्टर कैडर के लिए ये मस्ट लेक्चर्स हैं। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है दिल्ली सल्तनत की। उस दिन मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइमलाइन भी हमने कर चुकी है एंड गुलाम वंश भी कंप्लीट हो गया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1290 टू 1320, यानी कि 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रहता है। खिलजी वंश के पहले शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि इनका टाइमिंग क्या है? 1290 से लेकर 1296 तक। ओके, 1290 में जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की और उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? किलो सड़ी के महल में हुआ। जब इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की तब इनकी एज कितनी थी? 70 ईयर्स, यानी कि 70 साल की थी एज इनकी। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद क्या आता है कि 1296 में इन्होंने अलाउद्दीन को देवगिरी के अभियान पर भेजा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि क्या था? इनका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और उनका दामाद भी था। ये उनको फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? 1296 में अलाउद्दीन को देवगिरी के अभियान पर भेजा। उस टाइम पे देवगिरी पर यादव वंश का शासन था और वहाँ पर राजा कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छी जीत मिली। नेक्स्ट हमारे शासक कौन से आ जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जो इस टाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक हैं। इनकी टाइम पीरियड क्या रहती है? 1296 से लेके 1316 तक है, यानी कि 1296 टू 1360। ये टाइम लाइन स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है जो एग्जाम्स में आपसे बार बार पूछी जाएगी, इनको अच्छे से रेडी रखना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली और गुरशप। लेकिन ये क्या था कि जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। हो सकता है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या क्या था, तो अली और गुरशप इसका नेम था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी इस खिलजी वंश का मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है। इसने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी किए, कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ गलत काम भी किए। ठीक है, यानी कि सारा शासन इसका कैसा था वो सारा हम आज डिफाइन में करेंगे। इसमें क्या आ जाते हैं? इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, रामत्व सिद्धांत जिसको बोला जाता है, यानी कि इसका राज करने के कुछ प्रिंसिपल्स थे। ये उसके उन प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता था और उसके अकॉर्डिंग ये शासन करना चाहता था। जैसे क्या है, उसके सिद्धांत के अनुसार उसने जो मुस्लिम सिद्धांत था खलीफा का था, उसके अकॉर्डिंग इसने शासन नहीं किया। इसके अपनी एक फिलॉसफी थी और उसने खलीफा से खुराशान पद की स्वीकृति भी नहीं ली। ठीक है, इसने खलीफा से भी खुराशान पद की स्वीकृति नहीं ली। उसने निरकुंश शासन की स्थापना की, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने निरकुंश शासन की स्थापना की थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकता है इसके सिद्धांत आपको पूछे जाए कि ये किससे रिलेटेड थे, तो ये सारे सिद्धांत किससे रिलेटेड थे? अलाउद्दीन खिलजी से। ओके, उसके जो ये सिद्धांत थे इसके अकॉर्डिंग कुल 4 विद्रोह हुए। ठीक है, लेकिन यानी कि जो खलीफा थे वो इस चीज़ों को नहीं मानते थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोह भी किए और भी मुस्लिम संगठनों ने इसके विद्रोह किए। बट इसने क्या किया? इसने सारे के सारे विद्रोह को कुचल दिया, यानी कि दबा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के कुछ 4 अध्यादेश थे। 4 इसने अध्यादेश जारी किए, जिसमें पहला क्या था कि इसने बोला कि दान उपहार पेंशन में दी गई भूमि वापस ले ली। इसने क्या किया कि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले सुल्तानों ने किसी को अगर कोई दान या उपहार या पेंशन के रूप में कोई भूमि
एज ए गिफ्ट दी थी, तो उसने वो सारी की सारी वापस ले ली। इसके अलावा उसने अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। इसके अलावा उसने एक गुप्तचर विभाग बनाया, जो जिसमें उसने विश्वास पात्र गुप्तचर को रखा। ये गुप्तचर, अच्छे गुप्तचर विभाग का इसने गठन किया। इसके अलावा इसने शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा। इसने अपने शासन काल में शराब, भांग और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। वो ये मानता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि जो भी लोग जब शराब पीने के लिए इकट्ठे होते हैं या भांग में या फिर जुआ खेलने के लिए, तो वे जब लोग इकट्ठे होंगे तो हो सकता है कि उसके यानी कि जो शासक उस टाइम पे था अलाउद्दीन खिलजी, उसके खिलाफ कोई बुराई करे या कोई साजिश करेंगे। इसकी वजह से उसने लोगों के इकट्ठे होने पर ही एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया था। ओके। इसके अलावा उसने अमीरों और सरदारों के दावतों, विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि अमीरों और सरदारों की दावत या कोई विवाह में ज़्यादा लोग भी नहीं इकट्ठे हो सकते, इन चीज़ों पर भी प्रतिबंध। उसका भी यही कारण था कि वो ये मानता था कि जब ये सारे इकट्ठे होंगे तो अपने शासन के खिलाफ साजिश कर सकते हैं या उसकी बुराई करेंगे, तो ये बेहतर है कि ये इकट्ठे ना होए। उसने ये लोगों के इकट्ठे होने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। ओके। अब नेक्स्ट क्या किया उसने, हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया ताकि वे विद्रोह ना कर सके। अब हिंदुओं पर उसने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अपनी कठोर नीतियाँ अपनाई, टैक्स पे टैक्स लगाए उन पे, ताकि उनको एक तरह का उनको निर्धन बना दिया, यानी उनकी इकोनॉमी कमज़ोर कर दी, ताकि वो अगर इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी तो उसका ये मानना था कि वो उसके खिलाफ विद्रोह कर ही नहीं सके। ओके स्टूडेंट्स, ये उसके 4 अध्यादेश थे। नेक्स्ट उसकी कर व्यवस्था कैसी थी इसके टाइम पे, मंगोलों का मुकाबला करते रहने एवं सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए कर वृद्धि की। इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का मुकाबला, यानी कि मंगोलों के अटैक, मंगोल शासक जो चंगेज खां के थे, उनके अटैक इंडिया पर होते ही रहते थे। उनके आक्रमण का यानी कि मुकाबला करने के लिए और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करने के लिए उसने कर टैक्स यानी कि टैक्स बढ़ा दिए, जिसका क्या था, इसका लगान कितना, 1/2 निर्धारित किया गया। ठीक है। और 2 नए, इसके अलावा 2 उसने नए कर भी लगा दिए, एक चराई कर और एक घरी कर। एग्जाम में ये कर पूछे जा सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन से 2 कर लगाए गए थे, तो कौन से, तो एक चराई कर था और एक घरी कर था। और वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप पैमाइश बढ़ाकर लगान वसूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप में और उसकी पैमाइश बढ़ाकर लोगों से ज़्यादा लगान की वसूली की थी। ओके। इसने अपने राज्य में राजस्व एकत्रित करने के लिए, यानी कि राजस्व जिस व्यक्ति ने इकट्ठा करना था उसका नेम क्या रखा, मुस्तक राज। पृथक विभाग का क्या नेम था इसका, दीवाने मुसलमान। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 2 ऐसे इसके इम्पोर्टेंट थे जिसके बारे में याद रखना कि जो राजस्व एकत्रित करता था उसको बोला गया मुस्तक राज, और जो पृथक विभाग था उसको दीवाने मुसलमान। इसके अलावा इसके सैनिक सुधार क्या थे, सैनिक सुधार में इसने स्थायी सेना एवं नगद वेतन दिया। स्टूडेंट, इसने अपने जो सैनिक थे उनको कोई भूमि दान देने की बजाय या कर छूट देने की बजाय इसने क्या किया, इसने एक स्थायी सेना रखी, परमानेंट सेना रखी, और उनको नकद वेतन यानी कि सैलरी देना शुरू कर दिया। अब सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा आरंभ हुई। इसका मतलब है कि इसने क्या किया, सैनिकों की यूनिफॉर्म जिसको कह सकते हैं, उनकी अलग से ड्रेस भी इसने कि ये मीन्स कि हर एक सैनिक की पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इसने ड्रेसेस भी स्टार्ट की। इसके अलावा इसकी बाजार व्यवस्था कैसी थी कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, यानी कि इसने ये चीज़ ऐलान किया कि कोई भी दुकानदार अब किसी भी चीज़ का मूल्य अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा सकेगा। ठीक है। इसके अलावा इसने माप तोल में बेईमानी को रोका, जिसकी वजह से ये उसने एक स्ट्रिक्टली ये अनाउंस कर दिया कि कोई भी दुकानदार माप तोल में किसी तरह की कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसके टाइम पे बाजार किस तरह के, खाद्यान्न बाजार थे, दैनिक वस्तु बाजार थे, निर्मित वस्तु बाजार थे और पशु गुलाम बाजार थे। यानी कि खाद्यान्न की वस्तुएं इसके बाजार में थी, इसकी दुकानें थी, और फिर दैनिक वस्तु जो कि दिनचर्या के लिए जो यूजेस होती हैं चीज़ें,
हमारी जिनकी नीड होती है, जो पर्सनल नीड होती है उनकी थी। और निर्मित वस्तु, जो कोई चीज़ नई निर्माण करने वाली वस्तुओं का बाजार था। और पशु गुलाम बाजार था। ओके, नेक्स्ट क्या रहता है, इसका प्रमुख उद्देश्य अब क्या था अलाउद्दीन खिलजी का, सिकंदर सानी इसको बोला गया, यानी कि इसको द्वितीय सिकंदर, दूसरा सिकंदर बोला गया। दूसरा सिकंदर अब क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये जिस जगह पर भी अटैक करता था उस एरिया को हमेशा ही जीता था। सिकंदर के जिस तरह से सिकंदर कभी नहीं हारा, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी एक ऐसा शासक था जिसने कभी भी हार नहीं देखी। ठीक है, और कहते हैं कि इसके शरीर पर इतने ज़्यादा निशान थे जख्मों के, जो कि हर एक युद्ध में, जब भी युद्ध में जाता कोई, कहीं किसी तलवार के निशान, कभी कुछ, सारा शरीर इसका निशानों से, इसी चीज़ से भरा हुआ था, चोटों से। अभी ये चाहता क्या था कि एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, यानी कि ये अपने अकॉर्डिंग पूरी दुनिया को तरह का चलाना चाहता था। नेक्स्ट क्या आ जाता है इसका साम्राज्य विस्तार। इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक किया, इसका गुजरात, रणथंभौर, बंगाल और चित्तौड़, इन सब एरिया पर इसने अटैक करके अपना साम्राज्य विस्तार किया। दक्षिण भारत आदि पर भी इसने अभियान चलाया। इसके अलावा इसने गुजरात में उसने मलिक कफूर से मिला। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मलिक कफूर से अलाउद्दीन खिलजी कहाँ मिला, तो वो उसे गुजरात में मिला। यहाँ सेनापति जफर खां मंगोलों से युद्ध में मार गया। इसका एक सेनापति था जफर खां, जिसने इसकी हेल्प की थी, किसमें, चित्तौड़ को जीतने में, जिसकी हेल्प की थी वो मंगोलों से युद्ध में मारा गया। रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी। इसने जब चित्तौड़ पर अटैक किया तो वहां पर, जैसे आपने सुनी होगी कहानी इसकी रानी पद्मिनी की, वो बहुत ही सुंदर थी। और जब वहां पर उसका अटैक करने का मेन रीजन यही था कि वो रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। ठीक है, उस टाइम पे वहां का चित्तौड़ का राजा कौन था, राजा रतन सिंह थे, और रानी पद्मिनी उनकी पत्नी थी। ठीक है, अब ये इसके बारे में, ये सारी एक बुक है इसके अकॉर्डिंग, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, 1540 में लिखी, पद्मावत जिस बुक का नाम है, उसमें इसकी सारी स्टोरी बताई गई है कि कब कब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से रानी पद्मिनी ने अपना जोहर किया। इसके अलावा क्या होता है कि दक्षिण भारत पर अभियान मलिक कफूर ने 1307 ईस्वी में चलाया। दक्षिण भारत में अभियान जो मलिक कफूर था, गुजरात में इसको मिला था, वो भी इसके साथ मिल गया। अब दक्षिण भारत पर इसने अभियान चलाया कब, 1307 ईस्वी में चलाया। उस टाइम पे वहाँ का कौन थे, राजा रामचंद्र सेन थे। अभी इसी समय जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही मंगोलों ने सबसे अधिक आक्रमण किए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किस समय हुए, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे या फिर खिलजी वंश के टाइम पर ही हुए। ओके, ये इस अलाउद्दीन खिलजी के रिलेटेड इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब कौन आता है, मुबारक शाह। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1316 से लेकर 1320 तक। अब इसके बाद क्या आता है, नसीरुद्दीन खुसरो खां, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1320 तक। ठीक है, खुसरो खां को तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने हरा दिया था, और उसको हराकर तुगलक वंश की स्थापना की। और इस तुगलक वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, ताकि और स्टूडेंट्स से जुड़ पाए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।